कक्ष में बैठे सभी सुधी जन हैं। अभी चर्चा जो चित्रा शर्मा जी ने जो चर्चा उठाई है, जो विषय उठाया है, बहुत ही ऐसा विषय है जो हम सबकी जीवन में घटा है और इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी हो सकता है। और अच्छा लग रहा है कि बहुत कलाकार और बहुत लेखक सब लोग सुधी जन यहाँ बैठे हैं। तो अभी इतने सुंदर पॉइंट्स पे बात हो चुकी है। मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के थ्रू जो मैंने देखा उसके रास्ते से मैं थोड़ी बातें करना चाहूँगी। जन्म हिमाचल में हुआ। पिताजी वायलिनिस्ट थे, तो हिमाचल की छोटी पहाड़ियों में कांगड़ा में बैठ के मैं अपना संगीत का अभ्यास करती थी। पहले गुरु पिताजी ही थे, लेकिन वोकलिस्ट से सीखना बहुत ज़रूरी था। रागदारी की शिक्षा उनसे मिली, ख्याल की तालीम उनसे मिलनी शुरू हो गई थी। पंजाब में रहे, पंजाबी बोलते थे, लिखते थे, संगीत चलता रहा, परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक अभी रानी खानम जी ने कहा कि पैदाइशी कथक मैं करती हूँ। हर के साथ ऐसा ही है जो कलाकार है। पता नहीं बचपन से ऐसा होता था, जबकि कोई बनारस घराने के कलाकार आते थे तो मुझे एक आत्मिक खिंचाव सा उस तरफ होता था। मैं जब भी पिताजी की उंगली पकड़ के जालंधर या पठानकोट जाती थी तो उन पहाड़ियों में बैठ के मैं सोचती थी कि एक दिन मैं काशी जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊंगी ये पता नहीं था। अब दानिश साहब ने बहुत अच्छी प्रकृति की बात की और ये कहा कि वो स्वयं आए, किसी बड़ी परंपरा से नहीं आए, पर ऐसे लोग परंपरा बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे मन में उठती हैं, उसको अब हम जीना शुरू करते हैं। चाहे वो फिर जलते हुए तवे पे बैठ के आपको जीना पड़े, जब आप सोच लेते हैं कि ये जीना है तो आप उस रास्ते पे फिर चलने लगते हैं। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं प्रकृति में बैठ के हिमाचल के पेड़ पौधों में, हिमाचल के लोग सुरीले होते हैं। अभी मैंने सुना कि म्यूज़िक नहीं है, लेकिन सुरीले बहुत हैं, क्योंकि बांसुरी बहुत बजती है हिमाचल में। पहाड़ी राग हिमाचल का है। जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं हिमाचली में पहाड़ी राग गाते हुए चलते रहते हैं। तो हिमाचल से काशी कैसे पहुंचा जाए, ये एक मेरा था कि, और वोकलिस्ट से सीखना था। पिताजी ने मुझे ख्याल की तालीम दी, प्रोग्राम शुरू हो गए। एक फिल्म में मैंने गाया, पंजाबी फिल्म में, बड़ा सराहा लोगों ने। और मैंने बैठ के सोचा, मैंने बहुत तारीफ कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मुझे एक गवैया से मैंने सीखा नहीं है। तो मैंने फिर अगली फिल्म के लिए, उन्होंने बोला, मैं कॉलेज में थी तब, मैंने कहा नहीं मैं नहीं गाऊंगी, अब मैं फिल्म में नहीं गाऊंगी, पहले मुझे सीखना है, मुझे गुरु चाहिए। तो वो तलाश शुरू हुई। और उसके बाद जालंधर के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में मैं बच्चों की सभा में जब गा रही थी तो श्रीमती गिरजा देवी जी ने सुना और उन्होंने बोला, ये बच्ची मैं लेके जाना चाहती हूँ, उसको मैं बनारस घराने की तालीम देना चाहती हूँ। तो ये कुदरत ने मेरी प्रेयर्स का जवाब दिया। मैं काशी जाना चाहती थी, बनारस घराने की, और मेरे पिताजी से उन्होंने मांग लिया भैया स्टेज पे कि भैया ये बच्ची मुझे दे दीजिए। और पिताजी ने देखा उनकी आंखों में, जवान लड़की, 17-18 साल की लड़की, कौन पिता एक स्ट्रेंजर के हाथों सौंप सकता है। पिताजी चूंकि खुद कलाकार थे, वायलिन बजाते थे, क्लासिकल म्यूजिक जानते थे, उनकी गुरु अप्पा जी की, श्रीमती गिरजा देवी जी की आंखों की जो सच्चाई है, बोलने की जो बात थी, भैया अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, उन्होंने बोला आज से ही आपकी बेटी है, और मेरा जीवन आगे का तय हो गया। Then I went to बनारस। अब बनारस गए तो उन्होंने मेरे माँ को बोला कि ऐसा नहीं कि अब आपने बेटी तो दे दी है, अब ये ऐसा है कि अब हर महीने इसको बोलें कि आ जाओ, या हर महीने आप मिलने आ जाओ, इसको बनाने दो मुझे। अगला ये था, अब मुझे बनारस की भाषा समझना है, अब बनारस का खान पान अलग। पंजाब में तो हर चीज़ में लहसुन प्याज डाल के हम खाना बनाते। कह रहे अरे कहा भैया हर चीज़ में तू प्याज डाल दे तो कैसे हुई। अच्छा, फिर बात हुई। अब वो कह रही है कि पंजाब अंक का तुम्हारा गला तैयार है बेटा, हर जगह तुम हरकत मुर्की ले रही हो। अब पंजाब में हीर हम गाते थे, पंजाब पटियाला अंक का गाना मैं गाती थी, उसी को देख के उन्होंने पसंद किया था, और वो कह रही है कि अब इसको हटा दो। अब मैंने कहा ये क्या हुआ। अब बोले बेटा अब सुनो एक बात, यहाँ बैठो, तुम्हें सारे गामा सिखाऊंगी, बाहर गाना बंद, पहले तुम यहाँ की भाषा सीखो। अब तुम दरवाज़ा मंजर बोलोगी तो बनारसी नहीं होगा, दरवाजवा बोलना होगा। तो पहले भाषा सीखो और पहले खाना बनाना सीखो बनारस का। तो तब या तो माँ के पेट से बनारस किसी में पैदा होती, या फिर यहाँ का पहनावा, यहाँ की भाषा नहीं बोली, यहाँ की बोली और यहाँ का खान पान। तो वहाँ से संगीत शुरू हुआ मेरा। और अभी भूल जाओ तो मैं संगीत अभी रुक जाओ। तो जो पेशेंस की बात हो रही थी, तो वहाँ
हुआ कि अरे मैं तो अच्छा वाला परफॉर्म कर रही थी, इन्होंने तो बंद कर दिया। अब सुबह राग भैरव, तो परंपरा कैसे आती है? अब वो जो गुरु थे, जब कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, तो ये मुझे पता था कि ये ऐसे सच्ची कलाकार हैं, सच्ची इंसान है कि जिनको मेरे पिताजी ने भी एक शब्द में पूछा ही नहीं कहाँ रहेगी क्या, कोई डिटेलिंग नहीं, ले जाइए आज से आपकी बेटी। तो ये कोई बड़ी हैं ज़रूर, और उनकी बात में इतनी सच्चाई है, तो मैंने सरेंडर किया। ठीक है, तो खाना बनाना सीखना शुरू हुआ। अब तू जब हमरे संगे बनारसी में बतियाईबू तब हम सिखाइब, अब तुम हर बात अब फिर अगला चैलेंज ये था। अब मैंने कहा अरे कह रहे बेटा तुम हर बात में हाँ जी करती हो, पंजाब से आई हो, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। जब तुम ठुमरी गाओगी तो उसमें जब तुम सूक्ष्म भाव बनारसी डालोगी तो पंजाब हो जाएगा, तो कैसे होगा? तालीम शुरू हुई। तो ये परंपरा, तो कहते हैं ना जब शास्त्रीय संगीत में जब परंपरा हमारी शुरू होती है, ये है पहले बैठना सिखाया जाता है। पहले बैठना कैसे है? अब मैं सूट पहनती थी, नहीं, साड़ी पहनो और साड़ी पहन के बैठो, साड़ी पहन के रियाज का अभ्यास डालो। तो यहाँ से बैठना सिखाया जाता है। तानपुरा, सिर्फ तानपुरे पे रहो मेरे साथ, मजा आ आवाज़ निकल जाए। तो वो जो, और कई बार होता था और लोग सीखने आते थे, तो हम किचन में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ काम करने वाले बहुत लोग थे, पूरा स्टाफ था, लेकिन शायद वो परख होती है या तैयारी किस तरह की होती है कि मैं किचन में रह के ज़्यादा मौजूद रहती थी कि क्या सिखा रही हैं, वहाँ से ध्यान वहाँ रहता था ज़्यादा। तो इस तरह से परंपरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई बंदिश वो सिखाती थी, तो मुझे याद है कि आंखों में आंसू आ जाते थे उनके। तो मैंने कहा, मैं बच्ची थी, क्या हुआ पापा जी? अरे बेटा हमें याद आ गया कि हमारे गुरुजी ने जब सिखाया था तो मैं छोटी सी थी, तो आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। तो एक कहानी चलती है परंपरा से, एक कहानी चलती है जो कि हम YouTube से, वो कहानी नहीं हो सकती, कहीं से नहीं हो सकती, और वो एक प्रेजेंस जो है, तो फिर वो सिखाती थी। और उसके बाद अपा जी के घर में बहुत कलाकारों का आना जाना, पंडित किशन महाराज जी बहुत आते थे घर पे। अब वो आके सुन रहे हैं, हाँ ख्याल गाती थी बचपन से, ठुमरी का पता नहीं था। अच्छा, तो महाराज जी कह रहे हैं अच्छा सुनाओ, नंदा एक पंजाब की लड़की आई है, सुने उसका गाना। तो बैठ के सुनाया। तानबाजी तुम्हारी पूरी पंजाब की है, हटाओ इसको पहले, फिर पहले बनारस करो। मैं जो आ रहा है सब टोक रहा है। और मैंने कहा इन्होंने एक्चुअली अपा जी ने मुझे पसंद किया भी था कि क्यों हर चीज़ ना आना, लेकिन फिर उसके ऊपर तैयारी करनी शुरू की। ठीक है, तो अपा जी ने माना नहीं बेटा, तुम एक तो तुम्हारे पिता वायलिनिस्ट थे, तो वाद्य यंत्र की जो तान है वो अलग होती है, जो गवैये की तान है वो अलग होती है, तो सारा। लेकिन पिताजी ने मुझे रागदारी की शिक्षा बहुत अच्छी दी थी, बड़े विद्वान थे, तो इसलिए मुझे आसानी हुई उनसे सीखने की। तो फिर परंपरा में क्या चाहिए होता है? सरेंडर। मैंने सरेंडर किया और मैं सीखती चली गई, और 9 साल मैं उनके साथ थी। और तीसरे साल फिर मुझे बाहर गाने की इजाज़त मिली। तो परंपरा में अब दूसरी कलाएं बहुत प्रभाव होता है, जो मुझे बचपन से लिखने का शौक। अब घर बार छोड़ के गए, अब आपका सहारा कौन बनता है? ये कलाएं आपका सहारा बनती हैं, वो अकेले जब होते हैं, है ना। तो मैं अपा जी के घर में रहती थी। अब वो मन उदास हो रहा है, घर नहीं जाना है, मम्मी की याद भी आ रही है, ये है, अभी हर चीज़ अभी ठीक नहीं हो रही है, तो लिखने का शौक था, तो लिखती थी मैं। तो अपा जी कह रही काहे तो ये हरी रंग की डायरी पकड़ के काहे घूम लो बेटा, का हो मन में? कहा अपा जी मैं थोड़ा लिखती हूँ। तो सुना उन्होंने, कह रही अच्छा लिखती हो तुम तो। अच्छा, फिर महाराज जी है, पंडित किशन महाराज जी शाम को आए, भैया ये देखो लिखती भी हैं, सुनिए इसका। तो महाराज जी ने सुना, नंदा बुलाते थे मुझे। तो एक दिन सुना, फिर एक हफ्ते बाद है, फिर दूसरी सुना, फिर ऐसे सुनते रहे, बड़ी तारीफ करते थे, अपनी भी गज़लें या अपनी कविताएं सुनाते थे। एक दिन क्या हुआ, महाराज जी कहते ये तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो एक तुम्हारा शेर है वो ऐसा था जैसे लॉकेट है हार का, बड़ी तारीफ की। और उसके बाद बोले अब सुनो एक बात, आज से तुम्हारा लिखना बंद। तो मैंने कहा महाराज जी क्यों? कहते एक ही सोर्स होता है, जब आप कुछ सोचते हो, सारा गुबार लिखने में निकाल दोगी तो गाओगी कैसे? और अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम दोनों को टैकल कर सको। अभी तुम पंजाब अंग की जो चीज़ें हैं वो तुम्हें बचपन से सीखी हुई भूलेंगी नहीं, लेकिन बनारस की चीज़ बनारस के अंदाज से गाओ, और तब तुम उस लायक हो जाओ कि बनारस कह के बनारस गाओ, पंजाब कह के पंजाब गाओ, अभी खिचड़ी मत पकाओ। तो वो समझ में है।
और अभी तुम शायरी, जब जैसे तुम्हारा मन हो कि शायरी करना है तो जाओ तानपुरा उठाओ और गाने बैठो। परंपरा, तो इस परंपरा में मानने की बात थी। और ऐसा छूटा लिखना कि अब मैं कितनी कोशिश करती हूँ तो तब भी मानते नहीं। सरेंडर की बात है ना, वो होता ना, गुरु कीजिए मान के, एक बार मान लिया तो फिर पीछे ना मुड़ो। और फिर मुझे ये भी था कि अगर अभी मेरी उम्र हो रही है, अगर मैंने बोला बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं वापस जाऊंगी तो घर वाले मेरी शादी कर देंगे और मैं जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाऊंगी। तो लड़कियों को चांस भी कम मिलता है। मेरे माता पिता ने इतना बड़ा वो दिल निकाला और मुझे भेजा था, तो उसके लिए फिर उनके साथ सीखते गए। अब उसमें हमें डांट भी पड़ी, हमें प्यार भी मिला। और परंपरा में ज़्यादातर ऐसा होता है कि तारीफ बहुत कम करते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद मेरा गाना भी उन्होंने, उनके साथ ही पहला जो मेरा कार्यक्रम हुआ वो मैं ऐसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। ग्वालियर में उनको तानसेन समारोह में अवार्ड मिलने वाला था, अपा जी को, 93 की बात है शायद, तो उनको अवार्ड मिलने वाला था। तो नेक्स्ट डे उनका गाना भी था और सुबह की सभा में डॉक्टर प्रभा अत्रेय जी का गाना था। तो वो पता नहीं बीमार हो गई, वो आ नहीं पाई। तो ऑर्गेनाइजर अपा जी को कहने लगे कल शाम को आपका, सुबह किसको बुलाएं? तो अपा जी ने मेरी तरफ देखा कि ये गाएगी। पहला कार्य मैंने ऐसे देखा कि मैं रेडी हूँ, तो उन्होंने ऐसे हाँ की। मैंने कहा इन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है। पहला कार्यक्रम तानसेन समारोह में सुबह की सभा में राग तोड़ी और भैरवी, ये सब मैंने गाया। सामने गुरु जी बैठे थे। तो ऐसे इसी तरह फिर गुरु परंपरा से वो क्षण आता है, जब घड़ी आती है तो ऐसे परंपरा ही आपको उंगली पकड़ के आगे चलाने लग जाती है। चलिए, ये तो हुआ उनके साथ जो सीखा, कई चीज़ें सीखी। वो भी जब 75 की थी तो मैं एक बार उनके ऐसे पैर दबा रही थी, तो कहने लगी बेटा अब मुझे जो यमन नज़र आता है पहले नज़र नहीं आता था। तो हाँ, पर बेटा अब गला उतना साथ नहीं दे रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। सच्चाई भी, बहुत सच्चाई थी। तो ये तब हमें उस समय ये भी साथ साथ में परंपरा से आप सीखते हो, आप उनके साथ रह रहे हो। स्कूल कॉलेज में कौन बताएगा आप छोटे से पीरियड में आपको। उसी में मुझे पता लग रहा था कि अरे इसका मतलब ये विशाल सागर है, बस इसमें आनंद लेते रहना। इसका कोई लक्ष्य नहीं है कि मंजिल नहीं है, मैं पहुंच गया, मंजिल नहीं है, बस चलते जाना है। जितना ज़्यादा, जितना दूर तक चल सको, प्यार से चल सको और उसके बाद शेयरिंग कर सको। आज उन्होंने मुझे ना सिखाया होता तो मैं यहाँ कैसे खड़ी होती, है ना। शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन परंपरा। और आज कल कला ऐसी थी, आज हम ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, आज विदेशी लोग भी हमसे सीखते हैं। अब हमारे गुरुजी ने तो बहुत सख्ती की, अब वही सख्ती जब हम उन पे करेंगे, आज के शिष्यों पे करेंगे तो नहीं चलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कोविड को हम रोक नहीं पाए, कोविड के बाद जो घटनाएं हुई हैं उनको हम रोक नहीं पाएंगे। कितने लोग सड़कते चले गए हमारी आंख के सामने। तो उसके बाद अब जैसे वही शिक्षा जो जैसे पुराने गुरु होते थे, हथौड़ी भी मार देते थे, गलत हुआ है ना। पुराने जो हम कई कहानियां सुने, खैर हमने नहीं ऐसा झेला लेकिन सुना है। तो एक मुझे बात याद है, एक बड़े उस्ताद जी थे, उनके पास एक अंग्रेज वो सीखने के लिए आए, तो वो बार बार सिखा रहे हैं कि नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गलत कर रहे हो। तो वो सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। तो उन्होंने उठाई हथौड़ी और ऐसे धोरे से मारे, तो उठ गया, कहता आई एम नॉट हेयर टू फाइट, आई एम हेयर टू लर्न म्यूजिक। तो उनको, जिसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, वो अपने बच्चे की तरह जब भावना आती है तभी माँ चांटा लगाती है। तो वो रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। अब वो फाइट का रूप ले चुकी है, अब इतना बड़ा हो गया उसका विस्तार, तो हमें भी बदलना चाहिए ना। हमें बेचारों को कहाँ हम समझा सकते हैं कि इंडिया में कैसे होता था। तो हम तो जनरेशन जिए हुए हैं, तो वो चीज़ उन पे ला देंगे तो हमारी गलती है। हमें कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ स्ट्रिक्ट नहीं होना है, वी शुड नो दिस। अगर अपने कला का प्रसार करना है तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको पैसा भी कमाना है बहुत। कौन है 9 साल रह के कुछ ना सोचे अपने लिए, कौन है ऐसे माँ बाप, बहुत कम लोग होते हैं। और अगर उस घर में पैदा नहीं हुए तो छोड़ के जाना। तो इसलिए जो जितना कर रहा है, मैं तो इतना सोचती हूँ, जो जिसके लायक है उसको उतना दे दो, बस परंपरा। और वो जो, और जिस कुछ विलक्षण होते हैं वो ऐसा नहीं थे कि तब थे, आज नहीं, आज भी हैं। जिनको करना है, चमत्कार आज भी हो रहे हैं, वो करके रहेगा। लेकिन हम जब बड़े मीडियोकर से लोगों से बहुत उत्कृष्ट चीज़ें उम्मीद लगा के बैठते हैं तो वो हमारी गलती हो जाती है उस समय। तो वो देख के पात्रता
कहते हैं ना वो देखनी चाहिए, पात्रता बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल YouTube है, सब कुछ है। पहले हम जैसे मान लो मालकौंस सीखना शुरू किया, अब हम मुझे याद है बचपन में कहीं भी जाते तो हम कैसेट्स की शॉप ढूंढते थे कि ये मालकौंस को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कैसे गाया, इसको पंडित तुमकाना ठाकुर जी ने कैसे गाया, इसको डागर साहब का लाभ कैसे था इसमें। हम कैसेट्स इकट्ठा करते थे उसको इंस्पिरेशन लेने के लिए, सुनने के लिए। आज इतना कुछ पड़ा हुआ है कि टाइम नहीं है सुनने का। शायद यही कारण था कि गुरुजी जब हम सीखते थे कहते थे नहीं, ना रिकॉर्डिंग अलाउड है ना लिखना अलाउड है, यहाँ रिकॉर्ड करो। तो वो परंपरा की खासियत थी। तो नोटेशन भी नहीं करने देते। और उनको पूछो कि क्या इस राग का क्या वादी है, क्या संवादी है, कहते भागो यहाँ से। वादी संवादी पूछना तो किताबें में पढ़ो, हमने ऐसे अपने गुरु से सीखा है, ऐसे ही सीखो, तुम्हारे संगीत में रोशनी आनी चाहिए, ये बातों में मत उलझाओ। तो ये सच्ची बात थी। और हम बहुत, मैं फॉर्चुनेट समझती हूँ खुद को कि वो जो 9 साल इतने बड़े गुरुओं के साथ जो बैठ के, और चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चर्चा हो रही है ना वो संगीतिक, मैंने चर्चा देखी है बनारस में। पंडित हनुमान गुरुजी, पंडित राजन साजन मिश्र जी के पिताजी, वो घर आ जाते थे, महाराज जी आ जाते थे और बैठ के अच्छा क्या नया सीखा है सुनाओ, फिर खुद लेके तू हो एक बोल कहा, तुम भी एक बोल कहो, तुम भी, ऐसे सब 10-15 लोग। वो कोई कॉन्सर्ट की तैयारी नहीं थी, वो ऐसे ही बैठ के चर्चा, ऐसे ही। अब तुम्हारे पंजाब में कैसा था तुम बताओ, फिर वो चर्चा हो रही है। पापा जी भी पूछती थी बताओ तो तुमने उसमें कैसे सीखा। तो एक दूसरे का जो ये आपस में जो क्या बोलते हैं, शेयर करना, विचारों को शेयर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कलाएं जैसे नृत्य है, नृत्य में कितना कुछ है। अब जब हम ठुमरी गाते हैं या होली गाते हैं, ऐसी चीज़ें जब गाते हैं तो जो भाव भंगिमाएं आप मुद्राओं से दिखाएंगे, वो सुर में कैसे आए, उसके लिए जीवन को वैसे जीना पड़ता है। क्योंकि जब मैंने ठुमरी उनसे सीखनी शुरू की तो वो कह रही थी बेटा अभी तो तुम्हें अभी प्रेम भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी शादी हुई, ना तुम्हें पता है, अभी तो तुम कौवे की तरह, तोते की तरह रट लो। है ना। और जैसे जैसे जीवन के सुख दुख आएंगे, जैसे जैसे जीवन के थपेड़े पड़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों की, तो एक्चुअली क्या है, जितनी कलाएं हैं वो हमारा जीवन है। एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज आर्ट। तो टेक्निक सीखने के बाद, सरेंडर के बाद, तब एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। और हर आर्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा होता तो महाराज जी मुझे लिखने से ना रोकते उस समय कि अभी नहीं, बाद में लिखना। अभी तो ये सोर्स एक ही है। किसी को कोई एक्सप्रेशन मिला है, किसी को कोई एक्सप्रेशन मिला है। वी ऑल, हम सब फॉर्चुनेट हैं जिसको एक्सप्रेशन मिल गया है। नहीं तो विचार अगर दब के रह जाएं तो फिर क्या हो सकता है। और ये सबको सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। ये कोशिश आपकी है, बहुत सुंदर कोशिश, धन्यवाद। आप सब गुणीजन आपके साथ यहाँ बैठकर, और क्योंकि ये सब अपने आप में एक एक कहानी है, एक एक जीवन है, जिन्होंने एक एक चीज़ को साधा है। तो ये ना भी कहे कुछ तो वाइब्रेशन सब कहती है।